जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 3rd चैप्टर सरल रेखा में गति यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन के आंकिक प्रश्न को हम लोग कर रहे हैं और आंकिक प्रश्न में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए और कारण बताते हुए उदाहरण देते हुए बताइए कि यह सत्य है अथवा असत्य है। एक विमीय गति में किसी कण की एक विमीय गति यानी कोई भी कण केवल एक दिशा में गति कर रहा है। कण की जो गति है वो एक विमीय गति है। तो देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, अब क्वेश्चन नंबर 11 का जो ए पार्ट दिया हुआ है, ए पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि किसी क्षण चाल शून्य होने पर भी उसका त्वरण अशून्य हो सकता है। यानी चाल अगर शून्य हो तो त्वरण शून्य नहीं होगा। क्या ऐसा हो सकता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो जानते हैं, एक बात हम आपको बता दें कि अगर किसी पिंड को हम ऊपर के तरफ फेंके ना, तो पिंड जैसे जैसे ऊपर जाता है उसका वेग घटता जाता है और पिंड जब उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाता है ना, तो उच्चतम बिंदु पर उसका वेग शून्य हो जाता है। तो उच्चतम बिंदु पर वेग तो शून्य हो गया, या दूसरे शब्दों में कहें कि चाल तो शून्य हो गया, लेकिन उच्चतम बिंदु पर भी गुरुत्वीय त्वरण यानी त्वरण कार्य करता है और त्वरण की दिशा जो होती है वो नीचे के तरफ होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहला कथन है, ये पहला कथन सत्य है, यानी कथन ए सत्य है। अब इसके बाद हम लोग बी कथन को देखें कि कथन बी में क्या कहा जा रहा है। तो देखें, कथन बी में कहा जा रहा है कि चाल शून्य होने पर भी उसका वेग अशून्य हो सकता है। आपको पता है कि चाल और वेग में अंतर सिर्फ इतना होता है कि चाल की दिशा नहीं होती है लेकिन वेग की दिशा होती है। यानी कुल मिलाकर के चाल और वेग को हम एक ही कह सकते हैं, बस अंतर ये होता है कि चाल अदिश राशि होती है और वेग सदिश राशि होती है। तो अब जरा हम लोगों को ये देखना है कि जब चाल ही शून्य हो जाएगी तो चाल में जब दिशा जोड़ते हैं तो वेग होता है। तो जब दिशा ही शून्य हो जाएगी तो वेग भी शून्य हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि अगर चाल शून्य होगा तो वेग अशून्य होगा। तो ऐसा होना संभव नहीं है। इसका मतलब ये दिमाग में रखे रहिए कि जब चाल शून्य होगा तो वेग अवश्य शून्य हो जाएगा। इसलिए यह जो बी कथन है यानी दूसरा जो कथन है, ये दूसरा कथन भी असत्य है। अब इसके बाद हम तीसरे पर आते हैं और तीसरा यानी कि सी पार्ट में दिया हुआ है कि चाल स्थिर हो तो त्वरण अवश्य शून्य होता है। अब जरा आप ध्यानपूर्वक देखें कि अगर चाल शून्य होगा
तो चाल शून्य होगा, यानी वेग शून्य होगा, और वेग शून्य होगा तो वेग में परिवर्तन होगा ही नहीं। और जब वेग में परिवर्तन नहीं होगा, यानी प्रश्न में ऐसे कहा है कि यदि चाल स्थिर हो तो चाल स्थिर होगा तो वेग स्थिर होगा, और वेग स्थिर होगा तो वेग में परिवर्तन नहीं होगा, और वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो आपको पता है कि वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। तो जब वेग में परिवर्तन ही नहीं होगा तो फिर त्वरण भी उत्पन्न नहीं होगा। इसका मतलब ये कि जो कथन सी दिया हुआ है कि चाल स्थिर हो तो त्वरण अवश्य शून्य होगा, यह सी वाला जो कथन है ये सत्य है। अगर इसको मैथमेटिकल मेथड से हम दिखावें तो क्वेश्चन के अनुसार भी कांस्टेंट है, और जानते हैं जब वेग का हम अवकलन करते हैं, आगे चल करके मैथ में आप लोग अवकलन समाकलन पढ़ेंगे, तो जब इसका अवकलन करेंगे तो dv/dt हो जाएगा। तो dv वेग में परिवर्तन है और dt समय यानी दर है, तो ये वेग परिवर्तन की दर है। तो अगर वेग परिवर्तन का दर यानी हम वेग का अवकलन ले रहे हैं तो कांस्टेंट के का भी अवकलन लेंगे, और किसी भी कांस्टेंट का अवकलन शून्य होता है, इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेग स्थिर हो तो ये वेग परिवर्तन की दर ही त्वरण कहलाता है, त्वरण शून्य हो जाता है। अतः ये जो सी कथन कहा गया था यह सी कथन सत्य है। अब इसके बाद हम आते हैं डी कथन के तरफ और देखते हैं कि कथन डी में क्या कहा गया है। डी में कहा गया है कि चाल अवश्य ही बढ़ती रहेगी यदि इसका त्वरण धनात्मक हो। तो एक बात हम आपको बता दें कि जैसा कि आप जानते हैं कि जब किसी पिंड को ऊपर की तरफ फेंका जाता है ना, तो पिंड जैसे जैसे ऊपर जाता है उसका वेग घटता जाता है, और उच्चतम बिंदु पर जाने के बाद उसका वेग शून्य हो जाता है। तो उच्चतम बिंदु पर वेग शून्य हो जाता है, और जब वापस लौटने लगता है ना तो उसका वेग बढ़ता जाता है, और जब वेग बढ़ता जाता है तो त्वरण धनात्मक हो जाता है। तो एक बात आप ध्यान से समझें कि यह कोई जरूरी नहीं है जब पिंड ऊपर के तरफ जाता है ना तो उस समय वेग घटता है, लेकिन इसके बावजूद भी त्वरण धनात्मक होता है, और धनात्मक त्वरण यानी गुरुत्वीय त्वरण होता है, और गुरुत्वीय त्वरण की दिशा नीचे की तरफ होती है। इसलिए यह कहना कि चाल अवश्य बढ़ती रहेगी यदि उसका त्वरण धनात्मक होगा, तो यह कोई जरूरी नहीं है। अगर चाल घटे तो भी त्वरण धनात्मक हो जाता है, और इसका उदाहरण ये है कि जब कोई पिंड नीचे से ऊपर जाता है तो उसका वेग घटता है, चाल घटता है, लेकिन उसका त्वरण जो है धनात्मक होता है। अतः ये जो डी कथन है यह डी कथन असत्य है। तो इस प्रकार आज हमने आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 11 बताया है, 11 के 4 पार्ट ABCD थे, ये चारों पार्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे भावना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इंपॉर्टेंट टर्म को समझ सके, क्योंकि ये छोटी छोटी टेक्निकल चीजें हैं जो अन्य जगह शायद आपको न मिले, इसलिए इनको आप मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है
तो आप हमें कमेंट करके बतावें भी, और बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें, ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको हमेशा मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।